नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, कैंसर रोग विशेषज्ञ, बुद्धा कैंसर सेंटर और आरएक्स कैंसर से आज ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर चर्चा करेंगे। अक्टूबर हर साल हम लोग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में याद करते हैं और ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स किया जाता है इस मंथ में। ब्रेस्ट कैंसर वर्ल्ड वाइड महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर भारत में 10 साल पहले सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में सबसे फर्स्ट स्थान पे था, लेकिन पिछले 8-10 साल में ब्रेस्ट कैंसर हमारे यहाँ भारतवर्ष में भी नंबर 1 महिलाओं में कैंसर हो गया है। इंसिडेंस वाइज 25 से 30 पर 100,000 इंसिडेंस है ब्रेस्ट कैंसर का इंडिया में। ब्रेस्ट कैंसर का इतना बढ़ने का कारण हमारे यहाँ वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को अपनाना है। वेस्टर्न लाइफ स्टाइल बोले तो महिलाएं आज कैरियर के प्रति इतनी जागरूक हैं कि लेट से शादी होता है तो लेट से पहला बच्चा पैदा होता है। अगर किसी को पहला बच्चा 34 साल की उम्र से ज़्यादा में हो तो उन महिलाओं में बाकी नॉर्मल महिलाओं जिनको 25-26 साल की उम्र में पहला बच्चा हुआ है, जिनको 34 साल से उम्र में पहला बच्चा होता है, उनमें दुगना कैंसर होने की, ब्रेस्ट की छाती के कैंसर होने की रिस्क होता है। उसी प्रकार वेस्टर्न लाइफ स्टाइल अगर हम बोले, या तो किसी महिला को पूरे लाइफ में कभी बच्चा नहीं हो, नलीपैरिटी उसको बोलते हैं। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो बहुत सारे प्रोटेक्टिव हार्मोन्स होते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस को डिक्रीज करते हैं। कोई महिला अपने लाइफ टाइम में कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने की चांसेस ज़्यादा होती है। उसी प्रकार हार्मोनल एक्सपोजर में अर्ली मेनार्की एंड लेट मेनोपॉज, बोलने का मतलब है कि अगर किसी माताओं और बहन को मेनार्की अर्ली स्टेज में हो जाता है, 10 साल की उम्र से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है और 50 साल तक चलता है, तो उनमें हार्मोनल एक्सपोजर का जो टोटल उनके जीवन काल में है वो नंबर ऑफ ईयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो अर्ली मेनार्की एंड लेट मेनोपॉज इज अनदर कॉज। मैं फिर बोल रहा हूं, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, फास्ट फैटी फूड्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, रेड मीट का ज़्यादा सेवन करना, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल आएंगे तो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल नहीं है। वेस्टर्न वाले हमसे ज़्यादा आज के डेट में फिजिकली एक्टिव हैं। हम बैठ के काम करते हैं सवेरे, दोपहर, शाम, रात, तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो ये सब कारण है जो कि हमारे जीवन शैली में बदलाव आने के कारण ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस आज इंडिया में भी टॉप पे है। इसके अलावा 5-8% ब्रेस्ट कैंसर फैमिलियल होते हैं जो कि आते हैं HBOC सिंड्रोम के अंदर, हेरिडिटरी ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। बहुत सा लोग आता है तो हमसे पूछता है कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को तो नहीं होगा। जनरली कोई कैंसर नहीं होता है, लेकिन ब्रेस्ट और ओवरी ऐसा है जिसमें 5 से 8% में बच्चों में जा सकता है। तो इसके लिए फैमिली हिस्ट्री जानना होता है और एक जीन में म्यूटेशन होता है, कॉमनली उसको ब्राका जीन बोलते हैं, ब्राका 1 और 2। अगर इस जीन में म्यूटेशन है किसी महिला को तो उसको अपने जीवन काल में 80% चांस है कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, 50 से 75% चांस है कि ओवेरियन कैंसर हो सकता है। ब्राका 1 और ब्राका 2 में अलग अलग इंसिडेंस होता है। तो कुछ एक केस में फैमिलियल होते हैं। तो आज हमारा साइंस इतना डेवलप हो गया है कि हम उन पेशेंट्स का ये टेस्ट करते हैं, उनको बता के कि अगर आप में कैंसर ये जीन पॉजिटिव आएगा तो आपके बच्चों का करेंगे, आपकी बहन का करेंगे, और अगर उनमें पॉजिटिव आएगा तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म लेंगे कि उनको अपने, जब वो 40 साल के हो, 50 साल के हो, तो उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो, जिसमें कि प्रोफाइलेक्टिक मैस्टेक्टोमी करते हैं। जब हम फैमिलियल का बात कर रहे हैं तो यहाँ हम एंजेलिना जोली इफेक्ट भी बोलना चाहेंगे। एंजेलिना जोली एक एक्ट्रेस है, आप लोग सब जानते होंगे, हॉलीवुड की, जिसका ब्राका 1 और 2 ब्राका जीन पॉजिटिव था, जिसके कारण उन्होंने प्रोफाइलेक्टिकली दोनों ब्रेस्ट हटवा लिया और ओवरी को। अदरवाइज जो नहीं करते तो उनका जब 50 साल के ऊपर एज में जाते, 40 साल प्लस में, तो
ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर का इंसिडेंस होने का 70 to 80% चांस रहता। तो ये सब कारण है ब्रेस्ट कैंसर का। ब्रेस्ट कैंसर वन ऑफ द कैंसर्स है जो कि अर्ली स्टेज में हम क्योर का बात करते हैं, जड़ से ठीक होने का। और अब तो कुछ एक टेस्ट आ गए हैं, स्कोरिंग सिस्टम, जिसके कारण हम अर्ली स्टेज में केमोथेरेपी को भी हटा सकते हैं अगर उसमें हार्मोन पॉजिटिव है। ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी को आता है तो हम दो ही चीज, आपको एज ए लेमैन भी यही चीज जानना है कि कौन सा स्टेज में है और उसका रिसेप्टर जो कैंसर सेल के ऊपर रहता है, रिसेप्टर जिस पे बहुत सारे ड्रग, टारगेटेड ड्रग जाके काम करते हैं। ER बोलते हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर, PR प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, HER2 न्यू होता है, HER2 न्यू फैमिली ग्रुप ऑफ रिसेप्टर है EGFR ग्रुप ऑफ रिसेप्टर्स में से। तो इनके अगेंस्ट हम दवाइयां हैं। ER PR के लिए हार्मोनल टैबलेट है जो 5 साल से 10 साल चलता है। HER2 न्यू के लिए टारगेटेड ड्रग है ट्रस्टुजुमैब, पर्टुजुमैब, बहुत सारे और नई दवाइयां हैं जो उस पर हम टारगेट करते हैं तो कैंसर को जड़ से ठीक कर सकता है, कभी कभी बिना केमोथेरेपी। तो ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूक होना इसलिए जरूरी है कि ये वन ऑफ द कैंसर है जिसको हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट, अगर हम, ऐसा नहीं है कि इसके लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाने की जरूरत है। पटना में भी बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहां ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट वर्ल्ड क्लास लेवल का हो सकता है। तो अगले एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट का जो पद्धति है, सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल ट्रीटमेंट, टारगेटेड ट्रीटमेंट, उसको कब कब किस पद्धति को लाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द कैंसर जिसको हम जड़ से ठीक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग साइंस एंड सिम्टम। साइंस सिम्टम की बात हो रही है तो ब्रेस्ट कैंसर का साइन है पेनलेस लंप इन द ब्रेस्ट, दर्द रहित गांठ किसी 40 साल की बाद की महिला को होता है, माता और बहन को, तो हम समझते हैं ये ब्रेस्ट कैंसर है until and unless proved otherwise। शुरुआती दौर में दर्द नहीं करता है, ये एक चोर की तरह आता है, दर्द रहित गांठ। इस बात को, इस लाइन को याद कर ले, 40 साल के बाद की उम्र में दर्द रहित गांठ। 40 साल से नीचे की उम्र में 25 साल 30 साल में जो ब्रेस्ट में गांठ होते हैं वो दर्द रहित अगर होंगे तो फाइब्रोएडिनोमा, फाइब्रोएडिनोसिस भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो कैंसरस ही होंगे। तो कंफर्म करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं 40 साल से नीचे, 35 साल से नीचे, उसके ऊपर में मैमोग्राफी करते हैं, बायोप्सी करते हैं, FNAC नहीं बायोप्सी करते हैं, और उसी बायोप्सी में हमें कंफर्मेशन होता है, इंक्लूडिंग ER PR और HER2 न्यू का स्टेटस पता चलता है कि इनका ट्रीटमेंट किस कैटेगरी में आएगा। तो कंफर्मेशन के लिए हुआ, अगर क्लिनिकल सस्पिशन है, डाउट है, पेशेंट का कंप्लेन है, क्लिनिकली पैल्पेट करके हम देखते हैं पेनलेस लंप आता है, तो अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राम फॉलोड बाय बायोप्सी विथ अ कंप्लीट हिस्टोपैथोलॉजी एंड ER PR स्टेटस। स्टेजिंग के लिए हम चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अगर ज्यादा स्टेज लगता है तो CT स्कैन चेस्ट, CT एब्डोमेन और बोन स्कैन कर सकते हैं, और कभी कभी PET CT भी करते हैं। तो ये हमारा डायग्नोसिस और स्टेजिंग का है, सिम्टम्स है। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रीटमेंट के जो डिफरेंट पद्धति है उनको कब कैसे सीक्वेंशनली अप्लाई करते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को, जो कि हम जल्द ही पोस्ट करने वाले हैं, आप उसे भी जरूर देखें। धन्यवाद।